नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारी क्लास जो 3 विषय चल रहे थे उनसे हटकर है। और आज जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आज है हमारा जो CSET का MPPSC में CSET का पेपर होता है। MPPSC में CSET का पेपर, उसमें हम जो लेखांश वाला भाग है कॉम्प्रहेंसिव उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए वैसे एक पेपर क्वालिफाई है, ठीक है, क्वालिफाई है, लेकिन आप देखेंगे कि रीजनिंग और मैथ कभी कभी ये कठिन पार्ट होते हैं पेपर के, कठिन पार्ट। ऐसी स्थिति में हमें पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव वाले पार्ट पर अधिक ध्यान देना होता है। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव वाले पार्ट देखिए, कॉम्प्रहेंसिव आप यहाँ एक बार सही से समझ लेंगे और थोड़ा ट्रिक समझ लेंगे कॉम्प्रहेंसिव की, तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं आप यहाँ कॉम्प्रहेंसिव पढ़ेंगे और आपको समय अधिक लगेगा पढ़ने में और आंसर करने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जब हम ट्रिक से इसे समझ लेंगे तो हमें आसानी होगी और कठिन महसूस नहीं होगा और समय भी हमारा बच जाएगा, जिससे हम कुछ भाग कॉम्प्रहेंसिव का कंप्लीट करके और मैथ रीजनिंग का यदि पार्ट कठिन भी बनता है तो हम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसलिए हमें कॉम्प्रहेंसिव पर ध्यान दे के चलना है। ठीक है, तो हम ये कॉम्प्रहेंसिव ये पेपर MPPSC 2019 का है। ठीक है, CSET वाला सेकंड पेपर। तो हम यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कैसे कॉम्प्रहेंसिव जो लेखांश होते हैं, लेखांश होते हैं उन्हें किस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो पहले मैं कॉम्प्रहेंसिव पढ़ता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें लिखा है, लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बना है। सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए 20 सदस्य। ठीक है, तो ये जो यहाँ नंबर दिए गए हैं उन्हें अंडरलाइन करते चलेंगे आप। ठीक है, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। और राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य। ठीक है, वर्तमान में सदन में सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा की अवधि जब तक भंग नहीं हो जाती अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष है। हालांकि जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो तो इस अवधि को संसद द्वारा नियम पारित करने के उपरांत एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कुछ भी आपको दिखे, जैसे संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाता। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, नाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मान के जो आपको लगे कि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन। और किसी भी परिस्थिति में आपातकाल समाप्त होने पर 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, प्रत्येक लोकसभा चुनाव के उपरांत राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन को आमंत्रित करते हैं जिसके पास सरकार बनाने के लिए नए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। तो ये हमने लेखांश पढ़ा और इसमें लेखांश में जो मूलभूत बातें हैं वो चुनाव के संदर्भ में लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में अधिकतम कितनी संख्या है, कितने सदस्य, मतलब किस केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हैं, संघ से कितने सदस्य हैं। ठीक है, और कितने सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, और जब आपातकाल लागू होता है तो 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ये देखिए
थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को अटेंड करते हुए क्या ध्यान में रखना है, मूल बात उन्हें जानना आवश्यक है। देखिए ट्रिक के रूप में, ट्रिक कुछ नहीं है, ये आपको आसान करने के लिए होती है, और इसमें जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रश्न आप करते हुए, प्रश्न हल करते हुए एक बात ध्यान रखेंगे कि आंसर जो लेखांश है उसी पर आधारित होना चाहिए। लेखांश से परे आप कुछ भी नहीं सोचेंगे। मूल बात यह है, केवल लेखांश के बारे में सोचेंगे आप आंसर करके। लेखांश यदि लेखांश में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप अपना और कुछ जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें बीच में लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। पूर्वाग्रह मतलब पहले से जो भी सोचा है, आपने पढ़ा है, लिखा है, वो सब भूल जाएंगे आप। केवल आप उत्तर लेखांश के आधार पर ही देंगे, ठीक है, केवल लेखांश के आधार पर, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपने चुनाव के बारे में कुछ भी पढ़ा हो चुनाव के बारे में, तो आप उस ज्ञान का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। आप केवल लेखांश को पढ़ेंगे और उसी आधार पर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, पहली बार जब लेखांश पढ़ें तो तेजी से पढ़ें, ठीक है। पहली बार लेखांश तेजी से पढ़ें, ठीक है। ये हमने पहली बार पढ़ा, तेजी से पढ़ा, और हम देखेंगे जब भी क्वेश्चन को हल करेंगे केवल लेखांश पर आधारित होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। उसको लेखांश के आधार पर ही हम आंसर लगाएं, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं और हम समझते हैं क्या कहा गया है। 37 से 41 तक इसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो वो ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या है क्रमशः। तो क्या देगा, वर्तमान सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या। क्या ये बात लेखांश में कितनी कही गई है, ठीक है। ये देखिए, ये ऑप्शन ए में दिया है 530, 545, 545, 530, 552, 545, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखते हैं हम, ये देखिए वर्तमान सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी, इसमें क्या कहा गया। सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। ये देखिए अधिकतम सदस्यों की संख्या मिल गई हमें, ये देखिए अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। और अब देखेंगे हम वर्तमान सदस्यों की संख्या। वर्तमान में ये देखिए राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य, वर्तमान में सदन में सदस्यों की संख्या 545 है। देखिए आप देख लेंगे आसानी से आपको आ जाएगा। ये देखिए जब हमने पढ़ा था तो थोड़ा हमें अनुभव हो गया था। ये देखिए वर्तमान में डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, छोटा ही है पैराग्राफ, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये लेखांश, तो इसलिए हमें ये दिखाई दे गया। अधिकतम सदस्यों की संख्या ये देखिए 552 और वर्तमान सदस्यों की संख्या 545। अब देखते हैं हम, ये देखिए इसमें क्या कहा गया, वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या क्रमशः। तो ये देखिए यहाँ देखिए, देखो यहाँ आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। ये देखिए वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की, ये क्रम से होना चाहिए, क्रम से। वर्तमान सदस्यों की संख्या हमने कितनी देखी है, ये देखिए वर्तमान सदस्यों की संख्या 545, तो पहले 545 आना, और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, ये देखिए ऊपर है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, तो ये 552 क्रम से उसने कहा है, क्रम से। देखिए ये क्रम होना चाहिए आपके आंसर, 545 और 552। ये देखिए अब देखें यहाँ, देखिए दिखाई दे रहा है कहीं ये क्रम, देखिए क्रमशः इसने कहा है। ये वर्ड आप देखिए हाईलाइट करें और अंडरलाइन, इसको देखें, क्रमशः कहा है। तो वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 हमने ऊपर देखा लेखांश में,
और अधिकतम की 552। तो ये पहले 545 और फिर 552, ये क्रम आपको दिखाई दे रहा है। यदि ये क्रम दिखाई दे तो आपका आंसर होगा नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए पहले 530 है फिर 545, पहले 545 है फिर 530 है। यहाँ 545 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये देखिए 530 नहीं हुआ। ठीक है, 552 है, यहाँ 552 है, 545 है, दोनों चीज़ें हैं लेकिन ये क्रम में नहीं है। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे हम। ये क्रमशः कहा है इसीलिए। ठीक है, यदि यहाँ वर्ड होता कि क्रमशः नहीं होता और पूछ लेता वर्तमान में सदस्य, जो वर्तमान सदस्यों की संख्या अधिकतम सदस्यों की संख्या है, तो ये हो सकता था 552 और 545, लेकिन इसने क्रमशः वर्ड पूछा है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर बचा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है हमें कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यही गलतियां होती हैं जिसके कारण क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में है। देखिए प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, तो देखिए आपको लग सकता है, आप आंसर कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि 543 है वर्तमान सदस्य और 545 में से 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते, तो डायरेक्ट 543 चुने जाते। तो ये क्या हो सकता है? ये आपका पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह मतलब आपके पूर्व के ज्ञान के आधार पर है ये जानकारी। लेकिन लेखांश में क्या ऐसी बात कही गई है? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान है। ये देखिए पढ़ते हैं लेखांश को। लोकसभा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग के प्रतिनिधियों से बनाए सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या दी गई है। ये देखिए अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्य के प्रतिनिधियों से 530 सदस्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से 20 हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है। तो यहाँ तक देखिए हमें कहीं भी ये नहीं मिला है, कहीं भी। ये देखिए कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी। देखिए 545 दी गई है, ये वर्तमान सदस्यों की संख्या वर्तमान। तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा तो हुआ नहीं है। 543 हाँ प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा कह सकते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, लेकिन ऐसी जानकारी लेखांश में नहीं, लेखांश में ऐसी जानकारी नहीं है। देखिए कहीं भी दिखाई दिया आपको, पूरे लेखांश को पढ़ेंगे हम। ये देखिए 545 यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव के पास नहीं कहा गया। ये देखिए कहीं भी प्रत्यक्ष चुनाव शब्द का उपयोग ही नहीं हुआ है। देखिए वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है, यदि मान लिया हमने, और 2 सदस्य यहाँ हटा दिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ठीक है, तो भी यहाँ कहीं भी 543 नहीं। ठीक है, यदि यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से यहाँ कह देता 543 है तो ये हो सकता था। तो ये लेखांश पर आधारित नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ये देखिए तो न तो 545 आंसर होगा, न 543, न 530। यहाँ इस पर संदेह हो सकता है 543, लेकिन ये हमारा पूर्वाग्रह हो सकता है। ठीक है, ये जानकारी लेखांश में नहीं। तो हम केवल वही आंसर लगाएंगे, वही आंसर, यही मेन फैक्ट है कि जो लेखांश में होगा। हम लेखांश से इतर कुछ सोचेंगे ही नहीं, लेखांश से परे हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो। तो ये आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, लेखांश से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अब अगला 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रत्यक्ष चुनाव की बात ही नहीं हुई है, और ये 2 सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष मतलब मनोनीत सदस्यों की बात की गई। ठीक है, मनोनीत, तो ये गलत हो गया हमारा। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। ये देखिए प्रत्यक्ष, ये देखिए
राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, ये देखिए मनोनामित, ये देखिए 2 सदस्य एंग्लो भारतीय समुदाय के, जबकि यहाँ कहा गया है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ये देखिए इसमें लिखा है ना, राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य, ठीक। और जी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि 20 सदस्य हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य हैं, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं हुए, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्वारा नामित है, प्रत्यक्ष चुनाव बड़ी हुआ है ना, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। अब देखिए सी, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हुआ, ये स्टेटमेंट सही। ये देखिए इसमें कहा गया राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के लिए अधिकतम 20 सदस्य, ठीक है। जी देखिए 40वां देखेंगे, जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए, तो यहाँ देखिए नीचे पढ़ेंगे हम, पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष है इसका कार्यकाल लोकसभा का। ये देखिए ये लिखा है, जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो तो इस अवधि को संसद द्वारा नियम पारित करने के उपरांत एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाए, मतलब 1 वर्ष से अधिक के नहीं बढ़ाया जा सकता, इसका मतलब है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार, ठीक है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है इसमें, इसीलिए हम ये देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, संसद के द्वारा, ये सही है। देखिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक। संसद के द्वारा ये सही, ठीक है। उपयुक्त लेखांश के आधार पर इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। लोकसभा में सरकार बनाने के लोगों का जनादेश महत्वपूर्ण है, तो ऐसी लेखांश में कोई बात नहीं है। ये देखिए आप पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है जनादेश के द्वारा सरकार की, हमने पढ़ा है 2 बार, तो एक भी बात हमें जनादेश के बारे में नहीं मिलती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, बिना निमंत्रण के अधिकांश सदस्य मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो ये भी बात कहीं नहीं की गई है कि सदस्य मिलकर सरकार बना सकते हैं। हाँ जी देखिए आप नीचे पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन को आमंत्रित करते हैं जिसके पास सरकार बनाने की नए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। तो राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, बिना निमंत्रण की कोई बात नहीं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो हमने देखा आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए ये कहा गया ऊपर, देखिए हम जो भी बातें कर रहे हैं सब लेखांश के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपातकाल की स्थिति लागू हो तो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमने बेसिक चीज़ें समझी हैं कॉम्प्रहेंसिव के बारे में, ठीक है। तो आप ऐसे ही सॉल्व करके देखना कॉम्प्रहेंसिव, और भी मैं कॉम्प्रहेंसिव सॉल्व कराऊंगा आपको, तो जिससे आपको कॉम्प्रहेंसिव में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव मूल बात है कि आपका आंसर लेखांश पर यह आधारित होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव या लेखांश पर, ठीक है। इससे इतर आप इससे परे कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। और कॉम्प्रहेंसिव को पहली बार तेज़ी से पढ़ें जिससे आपके माइंड में क्लियर हो जाए चीज़ें किस बारे में कॉम्प्रहेंसिव है, कॉम्प्रहेंसिव का मूल आधार क्या है, ठीक है। ये सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर दोबारा कॉम्प्रहेंसिव को पढ़ेंगे जिससे आप आंसर को सही कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन बात है, ठीक है। और जो जीएस की क्लास चल रही है हमारी, उसमें जो तीनों सब्जेक्ट की क्लास हैं वो चल रही हैं, उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे। और आज ये जो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सीसेट का पेपर क्वालिफाई है, लेकिन जब ये क्वालिफाई नहीं होता है तो जीएस 1 का कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए आपको महत्वपूर्ण है, और इसमें भी कॉम्प्रहेंसिव वाला पार्ट अधिक महत्वपूर्ण है। एक बार आपने समझ लिया
तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। और आपको यदि मैथ या रीजनिंग वाला पार्ट कठिन भी लगे तब भी आप आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव मैथ हो और आसान भी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, एक बार समझ लेना है बस। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।